Hello everyone. So the first question of everyday mathematics is: a man buys a plot of agricultural land for rupees 3 lakh. He sells 1/3 at a loss of 20% and 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बना लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सीपी एग्रीकल्चर लैंड का दिया गया है 3 लाख रुपीज़। ये पूरे लैंड का है तो सीपी ऑफ वन लैंड इक्वल टू 3 लाख रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद में बोला गया है ही सेल्स 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20%। इस लैंड का 1/3 पार्ट उसने बेच दिया है 20% के लॉस पर। ठीक है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 1/3 लैंड का? तो सीपी ऑफ 1/3 लैंड निकालते हैं, क्योंकि 1 लैंड का सीपी 3 लाख रुपीज़ था तो 1/3 लैंड का सीपी हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ से निकल आएगा 1 लाख रुपीज़। तो सीपी ऑफ 1/3 लैंड हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी 1 लाख रुपीज़, इसको CP1 डाल देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। यहाँ तक हम लोगों को पता है कि सीपी यहाँ का 1/3 लैंड का 1 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पर दिया गया लॉस ऑफ 20% के लॉस पर उसने बेचा है, तो हम लोगों को यहाँ से सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। तो लॉस परसेंट दिया गया है 20%। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ से लॉस निकल आएगा। लॉस परसेंट की जगह रख देंगे हम लोग 20 इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी हो जाएगा हम लोग का 1 लाख, क्योंकि यहाँ पर हम लोग CP1 के लिए निकाल रहे हैं। 1 लाख इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करके लॉस निकालेंगे तो ये जो 20 है और 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 20,000 रुपीज़। 20,000 का लॉस हो गया। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP इक्वल टू लॉस होता है, तो SP निकल आएगा यहाँ से CP माइनस लॉस। तो CP यहाँ पर है 1 लाख रुपीज़ और लॉस कितना है 20,000। तो 1 लाख में से 20,000 हम लोग जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग लिख लेते हैं SP1 इक्वल टू हो गया 80,000 रुपीज़। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया है एंड 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%। तो 2/5 लैंड का हम लोग पहले CP निकाल लेते हैं। CP ऑफ 2/5 लैंड हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ पर 5 से 3 लाख कट जाएगा 60,000 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो ये CP हो गया हम लोग का 2/5 लैंड के लिए। इसको लिख लेते हैं CP2 हो गया 1,20,000। अब यहाँ पर फिर से अगेन सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर दिया गया है गेन परसेंट है 25%। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे गेन परसेंट इक्वल टू 25%। गेन परसेंट का फॉर्मूला भी होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन निकालना है हम लोग को। गेन परसेंट की जगह हम लोग लिख लेंगे 25 इक्वल टू गेन अपॉन CP हो जाएगा 1,20,000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। गेन निकालेंगे तो 1200 और 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ये हो गया गेन। फिर यहाँ से SP निकाल लेते हैं। SP हो जाएगा SP माइनस CP इक्वल टू गेन होता है, तो SP इक्वल टू हो जाएगा गेन प्लस CP। गेन है 30,000 का और CP है 1,20,000। 1,20,000 प्लस 30,000 हो जाएगा 1,50,000। ये निकल आया हम लोग का SP। इसको लिख लेते हैं हम लोग SP2। तो SP1 निकल आया 80,000 रुपीज़ और SP2 निकल आया 1,50,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग लैंड सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। अब रिमेनिंग लैंड को वो किस प्राइस पर सेल करेगा जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा 10% का। ओवरऑल प्रॉफिट के लिए पूरे लैंड का CP और SP दोनों लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले रिमेनिंग लैंड कितना है वो देख लेते हैं। तो पूरे लैंड में से 1/3 और 2/5 पार्ट को हम लोग माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग लैंड निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 प्लस 2/5। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 15। 3 5 जा 15 प्लस 5 3 3 2 जा 6, 11/15 हो जाएगा। 1 - 11/15 हो जाएगा 15 - 11/15 मीन्स 4/15। ये हो गया रिमेनिंग लैंड। ये रब कर देते हैं। इसके बाद 4/15 लैंड का CP हो जाएगा CP ऑफ 4/15 लैंड इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 4/15। 15 से 3 लाख को कट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज़। ये हो गया CP3। इसको CP3 लिख लेते हैं। CP3 इक्वल टू 80,000 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को
पूरा SP टोटल SP निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे जो SP हम लोगों ने निकाले हैं अभी तक सबको प्लस कर देंगे। तो टोटल SP हो जाएगा 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस SP3 अभी हम लोगों को निकालना था। इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 80,000 2,30,000 प्लस SP3 हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट हम लोग को दिया गया 10%। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 लिख लेंगे, इक्वल टू दिया है 10। प्रॉफिट की जगह निकालना है हम लोग को, तो प्रॉफिट वैसे ही रखेंगे। CP हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट निकल आएगा हम लोग का 30,000 रुपीज़। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। यहाँ पर ओवरऑल लैंड के लिए निकाल रहे हैं, पूरे लैंड के लिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट देखिए 30,000 रुपीज़ दिया गया है। इसको पहले रब कर लेते हैं और प्रॉफिट को 30,000 रुपीज़ लिख लेते हैं। प्रॉफिट की जगह SP माइनस CP इक्वल टू 30,000। SP ओवरऑल जो निकालना है हम लोगों ने 2,30,000 प्लस SP3 रखेंगे माइनस CP 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रख लिया इक्वल टू 30,000। SP3 इधर ही रखा रहने देंगे, बाकी सारे नंबर्स उधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 30,000। 3 लाख माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 2,30,000। 30,000 प्लस 3 लाख प्लस करके आएगा 3,30,000 माइनस 2,30,000। 3,30,000 माइनस 2,30,000 हो जाएगा 1 लाख। हम लोगों से पूछा गया था एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग लैंड सो एज टू मेक द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 1 लाख में बेचेगा तो ओवरऑल प्रॉफिट 10% होगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज दिस and the size of a plant cell is this. Find the ratio of the size of red blood cell to that of plant cell. Red blood cell के लिए RC और plant cell के लिए PC लिख लेते हैं। RC अपॉन PC दिया गया है 0.000007 अपॉन 0.00001275। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सारे पॉइंट नहीं लगाती हूँ, पहले नंबर लिख लेती हूँ केवल। 7 अपॉन 1275 ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर जितने भी नंबर के बाद में पॉइंट लगा था उतने ही नीचे 0 लगा लेंगे, और नीचे जितने नंबर के बाद में पॉइंट लगा था ऊपर उतने 0 लगा लेंगे। फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितने 0 बचेंगे 2। 5 से ऊपर नीचे कट कर लेते हैं, 5 से नीचे हो जाएगा 255 टाइम कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 20 टाइम कैंसिल। अगेन करेंगे तो 51 टाइम्स और 4 टाइम्स, 7 और 4 मल्टीप्लाई हो के आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 51, 28 अपॉन 51। रेशियो हो जाएगा 28 रेशियो 51। ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A sum of rupees 3,000 is partly lent at 3% per annum simple interest for 7/2 years and partly at 2% per annum simple interest for 4 years. If total interest earned is rupees 280, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर at 3% per annum जो ओवरऑल है उसको लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू दिया गया है हम लोगों को 3,000 रुपीज़, P इक्वल टू 3,000 रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद में 3% 7/2 ईयर्स के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। SI1 पहले निकालेंगे, SI1 इक्वल टू हो जाएगा, पार्टली लेंट है तो P1 मान लेते हैं पहले पार्ट को, तो P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 हो जाएगा। P1 वैसे ही रखेंगे, R1 की जगह 3 और T1 की जगह 7/2 इंटू 100। कुछ भी कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 7 3 × 21 P1 अपॉन 200। इसके बाद में निकालते हैं हम लोग SI2, तो SI2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पार्टली है तो 3,000 में से P1 माइनस कर देंगे तो बाकी का पार्ट आ जाएगा, तो 3,000 माइनस P1 लिख लिया। R की जगह लिख लेंगे 2%, 2 इंटू टाइम है 4 ईयर्स, 4 अपॉन 100। 4 से 100 25 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा SI2 इक्वल टू 3,000 माइनस P1 इंटू 2 अपॉन 25। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज़ 280, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 280। SI1 की जगह हम लोग लिख लेंगे 21 P1 अपॉन 200 जो हम लोगों ने निकाला था, तो ये जगह 21 P1 अपॉन 200 प्लस SI2 की जगह लिख लेंगे 3,000 माइनस P1 ब्रैकेट में 2 अपॉन 25 इक्वल टू 280 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 21 P1 अपॉन 200 वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर 3,000 माइनस P1 में 2 अपॉन 25 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 25 माइनस 2 अपॉन 25 P1 इक्वल टू 280। इसके बाद में 25 से 3,000 कैंसिल हो जाएगा 120 टाइम्स, तो ये हो जाएगा
21P1 अपॉन 200 माइनस 2P1 अपॉन 25 इक्वल टू 280, और यहाँ पर 240 बच रहा था तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 280 माइनस 240। 225 का एलसीएम हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 21P1 माइनस 25 8 8 2 जा 16 16P1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 40। अब 21P1 में से 16P1 माइनस करेंगे तो बचेगा 5P1 5P1 अपॉन 200 इक्वल टू 40 है, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 5। 5 से 48 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 1600 rupees. A is the right Next option. Question number 39. A train T traveling at a speed of 54 km per hour passes an electrical pole in 20 seconds. Find the time taken by it to cross a bridge of length 900 meter in seconds. सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है किलोमीटर पर आवर में स्पीड, हम लोग को निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड इक्वल टू दी है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 3 जा होता है 54, 3 5 जा हो जाएगा 15। तो स्पीड निकल आएगी हम लोगों की 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर टाइम दिया गया है इलेक्ट्रिकल पोल को क्रॉस करने का 20 सेकेंड, तो टाइम t इक्वल टू लिख लेंगे 20 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की जगह रख लेंगे 15, टाइम की जगह रख लेंगे 20, 15 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 300 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जब कोई ट्रेन इलेक्ट्रिकल पोल को क्रॉस करती है तो वो उतना ही डिस्टेंस चलती है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो डिस्टेंस यहाँ पर 300 मीटर हम लोगों ने निकाला, तो ट्रेन की लंबाई भी 300 मीटर हो जाएगी। अब ट्रेन को क्रॉस करना है एक ब्रिज को, और ब्रिज की लेंथ दी गई है 900 मीटर, तो ट्रेन की लेंथ है 300 और ब्रिज की लेंथ है 900। ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो पूरा क्रॉस करने में पहले तो ब्रिज की लंबाई होगी क्रॉस, उसके बाद में ट्रेन की लंबाई, पूरा ट्रेन निकल जाएगी उतनी लंबाई होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्रॉस करने के बाद में 300 प्लस 900 इक्वल टू 1200 मीटर। ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है टाइम, तो s इक्वल टू डी अपॉन टी से t इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन एस, डिस्टेंस हो जाएगा 1200, स्पीड है वही 15 से 120 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 80 सेकेंड आ जाएगा। 80 सेकेंड यहाँ पर दिया नहीं गया, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. A, B and C can do a piece of work in 12, 18 and 9 days respectively. A started the work and worked for 4 days. Then B alone worked for 2 days. How many days would C alone take to complete the remaining work? सबसे पहले A का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं, तो 1 day work of A इक्वल टू हो जाएगा 1/12। इसी तरीके से B का निकालेंगे, B ने किया था 18 days वर्क, तो B का हो जाएगा एक दिन का काम 1/18। C का निकालेंगे, हो जाएगा 1/9। A started the work and worked for 4 days. अब A ने 4 days काम किया है, तो एक दिन में A करता है 1/12 वर्क, तो 4 days में कितना करेगा 4/12 करेगा। तो 4 days वर्क ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 4/12, मीन्स 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल, 1/3 वर्क किया उसने 4 डे में। इसी तरीके से B ने 2 days में कितना किया, 1 डे में करता है 1/18, तो 2 days में करेगा 2/18, मीन्स 1/9। ये B का हो गया। इसके बाद में हम लोग को निकालना है हाउ मैनी डेज वुड C अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, टोटल वर्क में से हम लोग A का और B का माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क निकल आएगा। तो रिमेनिंग वर्क के लिए हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9, 9 हो गया एलसीएम, 3 3 जा 9, 3 प्लस 1 4/9 हो जाएगा। 1 माइनस 4/9 हो जाएगा 9 माइनस 4/9 इक्वल टू 5/9 वर्क। C 1 वर्क करता है 9 डेज़ में, तो 5/9 वर्क कितने डेज़ में करेगा, क्योंकि अब 5/9 वर्क ही रिमेनिंग है, तो 1 वर्क करता है 9 डेज़ में, 5/9 वर्क करेगा, 9 मल्टीप्लाई 5/9, 9 से 9 कैंसिल, 5 डेज़ में। A इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. A reservoir is in the form of a cuboid of length 8 meter, breadth 6 meter and height 3 meter. Water flows into it through a pipe at the rate of 60 liter per minute. Find the time taken by the pipe to fill the reservoir. सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे रिजर्वायर का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा 8 × 6 × 3 मीटर क्यूब। अब हम लोग को पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 8 × 6 × 3 मीटर क्यूब हो जाएगा 8 × 6 × 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर। इसके बाद में हम लोगों को दिया गया है 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 60 लीटर भरता है।
60 लीटर पाइप के थ्रू भरता है रिजर्वायर 1 मिनट में, तो 1 लीटर भरेगा 1/60 मिनट में। हम लोगों को निकालना है आर में, क्योंकि सारे ऑप्शन आर में दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 1/60 × 60 आर। अब 1 लीटर वाटर फिल होता है 1/60 × 60 आर में, तो 8 × 6 × 3 × 1000 लीटर वाटर कितने आर में फिल होगा? ये हो जाएगा 8 × 6 × 3 × 1000/60 × 60 आर। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से 8 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 40 आर। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ a school, one teacher of age 60 years retired. In his place, another teacher of age 30 years was appointed. Due to this, the average age of the teacher will. We know that average equal to हो जाएगा sum of all ages upon total number of teachers. तो यहाँ पर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, सम की जगह हम लोगों ने s लिख लिया अपॉन 30, इसको a1 ले लेते हैं। अब a2 क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर 60 ईयर के एज के टीचर चले जाते हैं, उनकी जगह पर 30 ईयर के आ जाते हैं, मीन्स हम लोगों को सम जितना भी है उसमें से 30 माइनस करना होगा, तो s - 30/30, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस तरह से रख सकते हैं s/30 - 30/30, सेम चीज़ हो जाएगी। 30 में से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a2 इक्वल टू s/30 - 1। s/30 यहाँ पर दिया गया है, a1 इक्वल टू s/30, तो a2 इक्वल टू s/30 की जगह a1 हो जाएगा -1। यहाँ -1 यानी 1 साल डिक्रीज हो रहा है, तो C इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 4 years ago, Shyam's age was 3/4 times as that of Ram. 4 years hence, Shyam's age will be 5/6 times that of Ram. What is the present age of Shyam? तो सबसे पहले प्रेजेंट एज ले लेंगे राम की, प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल टू लिख लेंगे R, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम लिख लेंगे S। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4 years ago एज ऑफ राम इक्वल टू हो जाएगी R - 4, 4 years ago एज ऑफ श्याम हो जाएगी S - 4। फिर इसके बाद दिया गया है श्याम्स एज वॉज 3/4 टाइम्स एज दैट ऑफ राम। श्याम की एज मीन्स S - 4 3/4 टाइम्स था R - 4 का, S - 4 3/4 टाइम्स था R - 4 का, तो इक्वल करने के लिए 3/4 का R - 4 में इंटू करना होगा। इसको सॉल्व करके रख लेते हैं, ये हो जाएगा S - 4 इक्वल टू 3/4 इंटू R माइनस 3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। S - 3/4 R एक साथ रख लेते हैं, राइट साइड में 4 - 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन दी गई है 4 years hence, 4 years hence यहाँ पर हटा देते हैं ये सारा, 4 years hence एज ऑफ राम हो जाएगी R+4 और श्याम की एज हो जाएगी S+4। कंडीशन दी गई है श्याम्स एज विल बी 5/6 टाइम्स दैट ऑफ राम, तो श्याम की एज S+4 R+4 की 5/6 टाइम हो जाएगी, मीन्स R+4 में 5/6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो S+4 इसको सॉल्व करके रख लेते हैं, S+4 इक्वल टू हो जाएगा 5/6 R प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, 2 × 5/3 हो जाएगा 10/3, 4 उधर ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। S - 5/6 R इक्वल टू 10/3 - 4, S - 5/6 R इक्वल टू बचेगा माइनस का 2/3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर से हटा देते हैं सारी चीज़ें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हो जाएगा S - 3/4 R इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा S - 5/6 R इक्वल टू माइनस का 2/3। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे के माइनस के प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, S से S कैंसिल हो गया, बचेगा प्लस का पहले रख लेते हैं 5/6 R - 3/4 R इक्वल टू 1 + 2/3। इसमें अब एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 × 12, 2 5 × 10, ये हो जाएगा 10 R माइनस 4 3 × 12, 3 3 × 9 माइनस 9 R इक्वल टू 3 1 × 3 + 2 5/3। 10 में से 9 माइनस किया R/12 इक्वल टू 5/3, तो R इक्वल टू हो जाएगा 5/3 × 12, 3 4 × 12, 5 4 × 20। R की एज आ गई 20 ईयर्स, राम की एज 20 ईयर्स आ गई। राम की एज को इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो श्याम की एज आ जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 S - 3/4 × 20 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 से 25 टाइम कैंसिल, S - 15 इक्वल टू 1, दिस मीन्स S इक्वल टू 16 ईयर्स, तो श्याम की एज हो गई 16 ईयर्स। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। देयर आर 3 poles A, B and C. The height of pole C is 2/3 of pole B. The height of pole B is 4/3 of the pole A.
फाइंड द हाइट ऑफ पोल सी इफ़ द हाइट ऑफ पोल ए इज़ 97/3 मीटर। ए की हाइट पहले दे दी गई है 97/3 मीटर, इससे बी की हाइट निकल आएगी क्योंकि दिया गया है द हाइट ऑफ पोल बी इज़ 4/3 ऑफ द पोल ए, तो बी की हाइट हो जाएगी 4/3 ऑफ पोल ए, 4/3 ऑफ 97/3, 4/3 मल्टीप्लाई 97/3, इसको अभी मल्टीप्लाई करके नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद हाइट ऑफ पोल सी इज़ 2/3 ऑफ पोल बी, तो हाइट ऑफ पोल सी हो जाएगा सी इक्वल टू 2/3 ऑफ 4/3 मल्टीप्लाई 97/3, 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 97/3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 2 4 8, 8 में 97 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 776। अब 27 ऑप्शन सी में भी आ रहा है, ऑप्शन बी में भी आ रहा है, या तो ऑप्शन बी राइट होगा या ऑप्शन सी राइट होगा। 27 से 776 को डिवाइड करके देखते हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 27 2 54। इसके बाद में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन में 2 आ रहा है, बी में 3 आ रहा है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग होगा, सी राइट होगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Atul is playing in a playground which is of the form of a parallelogram. He observed that the diagonals of the playground are 80 meter and 60 meter long. So the playground can be of the shape of rectangle, rhombus, kite या square. रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, मीन्स D1 इक्वल टू D2। काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है। इसके बाद में स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मीन्स स्क्वायर में भी D1 इक्वल टू D2 होता है। रेक्टेंगल में D1 इक्वल टू D2 नहीं होता है, D1 80 और D2 60 हो सकता है, तो रोम्बस राइट आंसर होगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।